किया है। चुनाव आयोग ने आज ऐलान किया है कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डलेंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी। ये मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की शायद आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दिल्ली के तारीखों के ऐलान के साथ ही 10 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाएगी और चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। यानी 10 फरवरी तक दिल्ली में नई सरकार आपको मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयुक्त ने वो अपनी तरफ से स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे मेरे हिसाब से। लेकिन समस्या हुई कि जब कोई स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, उस चक्कर में कई बार आप गलतियां कर बैठते हैं। वही गलती कुछ आज चुनाव आयोग ने भी की। चुनाव आयोग जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ये देखिए आपके सामने चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा बाकायदा। लेकिन दिक्कत यह है कि चुनाव आयुक्त ने बिना किसी के कहे, बिना कोई सवाल पूछे ही उन सब सवालों पे जवाब देने शुरू कर दिए जो अक्सर सवाल उनसे पूछे जाते हैं या उनके खिलाफ उठते हैं। अब जब सवाल पूछे ही नहीं, तारीखों का ऐलान करने से पहले ही वो क्यों ये सारी सफाइयां देने लगे थे? इसका एक कारण कह सकते हो आप कि भाई आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए अपने पर लगे सारे दाग होना चाहते थे। लेकिन उसका इंतजार सवाल जवाब पे किया जा सकता था, क्योंकि मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया, जब बात सवाल जवाब की आई तो उनसे कुछ सवाल पूछे गए तो उनका जवाब वो टाल गए और बहुत से जवाब दिए ही नहीं उन्होंने। जैसे कि उनसे सवाल पूछा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, क्या ये फिजिबल है? उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। और भी कई चीजें थी जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको पहले ही सब कुछ कहने की जरूरत क्या थी, सफाई देने की जरूरत क्या थी? उन्होंने ईवीएम को एकदम से पाक साफ करार दिया। उसके सपोर्ट में अदालत की जो जितनी भी रूलिंग्स है वो सब लगाई साथ में। वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां दिल्ली में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आम आदमी पार्टी कह रही कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, बीजेपी अपने नाम जोड़ रही है, वोटर अचानक बढ़ रहे हैं, उसको भी उन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर एक सवाल जो हर चुनाव के बाद उठ रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज, ईवीएम हैक करने की बात करी, ईवीएम पे तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने एलन मस्क तक को जो है वो एक तरह से झूठा करार दे दिया। फिर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की, उसका जो उन्होंने जवाब दिया ना, असल में जो मैंने इसका टाइटल भी दिया ना कि सियाना कौवा वहीं जाके गिरा, वो वही हुआ। अपनी तरफ से राजीव कुमार बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले ही सबका जवाब दे देता हूं मैं, ताकि लगे कि यार क्या दिलेर बंदा है। लेकिन इसी में गड़बड़ है। सबसे पहला शक यही है कि भाई आपको क्यों ये जवाब देने पड़ रहे बिन पूछे ही? क्यों आप एक्सप्लेन कर रहे हैं? जाते हुए क्यों ये सारी सफाइयां दे रहे? दूसरी बात, जब उन्होंने कहा कि देखिए शाम को फॉर्म 17C जब दिया जाता है पोलिंग एजेंट को, तब 6 बजे आपको एक आंकड़ा दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि फिर वोटिंग मशीन दोबारा काउंट होती है, कुछ लेट आंकड़े आते हैं, फिर 11-12 बजे रात को आंकड़ा दिया जाता है। ठीक है, तब वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती है। फिर वो कहते हैं कि अगले दिन हम रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद फिर कई बार आंकड़ा बढ़ जाता है डाल, वो फिर उस तरह से आंकड़े आते हैं, ऐसे आंकड़ा बढ़ता है पोलिंग का। लेकिन वो ये बताना भूल गए, क्योंकि सवाल तो इस पे लिया नहीं। जब वो खुद जवाब देते उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई चलिए रात को 12 बजे भी ठीक है, अगले दिन सुबह तक ठीक है। ये जो 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक, कई बार 6 दिन बाद जो लोकसभा चुनाव में पोलिंग आंकड़े बढ़े थे, उनका क्या? उसका कोई जवाब नहीं दिया। बेसिक तो वही है ना कि भाई महाराष्ट्र में भी यही हुआ, 3-3 दिन बाद जाके आंकड़े बढ़े। लोकसभा चुनाव में 6 दिन बाद आंकड़े बढ़े। उस खेल के नहीं, 6 दिन तक ऐसी कौन सी रिव्यू मीटिंग है जो 6 दिन तक चलती रही? फिर उनका कहना है कि पोलिंग जितने हुए हैं उस वोट और काउंटिंग वोट में जो फर्क आता है उसका उन्होंने रीजन दिया कि भाई उसमें जो है वो जो बैलेट पेपर होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते जो पोलिंग आंकड़े दिए जाते हैं, तो बैलेट आंकड़े भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो फिर इसलिए वो वोट कितने पड़े होते हैं उससे ज्यादा काउंटिंग में आ जाते हैं। चलिए
सवाल यही है कि जो आंकड़ा बढ़ता है, आपने सुबह 11 बजे तक का हिसाब दे दिया, अगले दिन 11 बजे तक का हिसाब दे दिया, लेकिन बाकी उसके बाद जो 6-6 दिन तक आंकड़े बढ़ते उसका कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, एक चीज जरूर है, राजीव कुमार जी जा रहे हैं तो एक चीज बहुत अच्छी इलेक्शन कमीशन के साथ होगी, कम से कम बेहुदा शायरी से छुटकारा मिलेगा। आज तो राजीव कुमार जी ने गजब कर दिया। चलिए एक मैं आपको सुनाई देता हूँ, आप देखिए। नियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। कल हम हो ना हो, जवाब देना तो बनता है। किताब, मुझे लगता है राजीव जी को सबसे पहले जाके किताब अपनी खोल लेनी चाहिए, किताब छपवा लेनी चाहिए, शायरी की सबसे बड़ी बात है। तो ये शेड्यूल है दिल्ली का। मैं, हाँ, जिस बात पे मैं आ रहा था, ये देखिए, इन्होंने कहा कि पिछले 2020 से 24 तक इन्होंने इतने चुनाव कराए, 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के चुनाव हुए, 15 डिफरेंट पार्टीज जो है अलग अलग जगह पर आई, और ये आंकड़ा बाकायदा इन्होंने रखा, इसको मैंने हाईलाइट किया है। ये कहते हैं 2020 में देखिए बिहार में आरजेडी जीती, लेकिन वहां सरकार किसकी बनी। फिर कहते हैं 2021 में देखिए ये तृणमूल वेस्ट बंगाल में जीती, डीएमके तमिलनाडु में जीती, और बीजेपी असम में जीती, सीपीएम केरला में जीती। ठीक है, लेकिन उन सब आंकड़ों में एक चीज है कि डीएमके तमिलनाडु में इसलिए जीती कि वहां बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, वेस्ट बंगाल में इसलिए जीती कि वो मजबूत है, बीजेपी ने पूरा जोर लगाया लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाई। असम में बीजेपी जीती। फिर आप आइए 2022 में, कहते हैं आईएनसी कांग्रेस हिमाचल में जीती, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती, क्योंकि पंजाब में आपका वजूद नहीं था। हिमाचल छोटी स्टेट है, 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हार भी गए तो क्या हो गया। लेकिन निचली लाइन देखिए, बीजेपी कहां कहां जीतती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गुजरात, गोवा, 3 बड़े राज्य, उत्तराखंड, यूपी और गुजरात। फिर आइए आप 2023 में, बीजेपी कहां कहां जीतती है, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सारे के सारे बड़े राज्य। और कांग्रेस कहां जीतती है, तेलंगाना। वो इसलिए जीतती है कि वहां बीजेपी का कोई वजूद नहीं था। फिर आइए 2024 में, आंध्र प्रदेश में टीडीपी जीतती है क्योंकि उसी का वजूद था और बीजेपी सहयोग में थी, सहयोगी पार्टी थी। बीजेपी और कहां जीतती, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। और कहां जीती, हरियाणा और महाराष्ट्र। विपक्ष कहां जीतता है, जेएमएम, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस। अब इसमें खेल देखिए, आप खेल देखिए, जहां जहां ज्यादा राज्यसभा सीट्स हैं, जहां ज्यादा राज्यसभा के सदस्य आने, वहां वहां हर जगह बीजेपी जीतती है। जो छोटी स्टेट्स है जहां पर राज्यसभा की सीटें कम है, वहां पर दूसरी पार्टियां जीतती है, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर। तमिलनाडु को मैंने आपको बता दिया और वेस्ट बंगाल का भी बता दिया। बाकी कहीं चले जाइए, आप आंध्र प्रदेश को भी इसमें लीजिए, आंध्र प्रदेश में सरकार बीजेपी और टीडीपी की कंबाइंड है, यानी कि जहां जहां राज्यसभा सीटें ज्यादा है वहां वहां बीजेपी जीतती है, जहां जहां राज्यसभा की सीटें कम है वहां दूसरी पार्टियां जीतती है, या फिर वो जीतती है रीजनल पार्टी जहां बीजेपी का वजूद नहीं है। कहानी ये है सारी। इसको लेके सवाल भी मुझे लगता है शायद किसी ने पूछा था, इसका जवाब नहीं दिया राजीव कुमार ने। वो बड़ी चालाकी से चीजों को कवर अप करके जाने की कोशिश कर रहे थे और अपने पे लगे दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दाग के चक्कर में वो और ज्यादा शक खड़ा कर गए हैं कि ये सब खुद देखो, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चोर होता है वो अपने आप सफाई देनी शुरू करता है, उससे कोई पूछे ना पूछे। वही आज था कि चोर की दाढ़ी में तिनका था, अपने आप डेट अनाउंस करने से पहले इन सब चीजों पर सफाइयां देते फिर रहे। और एक चीज वो कह गए जो मुझे लगता है उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, शायद किसी ने नोटिस नहीं किया। उन्होंने इनडायरेक्टली विपक्ष को, खास करके जो ईवीएम और इसको लेके वोटिंग परसेंटेज को लेकर सवाल उठाते हैं विपक्ष, उसको लेके विपक्ष पे उन्होंने एक आरोप लगाया इनडायरेक्टली कि
विपक्ष इन कंट्रोवर्सीज को खड़ा करता है और इस कंट्रोवर्सीज की वजह से वोटर टर्नआउट कम होता है, लोग वोट डालने नहीं आते हैं। यानी वो विपक्ष को डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं कि विपक्ष वोटर टर्नआउट विपक्ष की वजह से कम हो रहा है। ये डायरेक्टली एक एलिगेशन उन्होंने लगाया है, इशारों में, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन जब वो कहते हैं कि इन सब खोखले मुद्दों की वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी की जाती है और उस कंट्रोवर्सी का असर होता है कि लोग वोट डालने नहीं आते, वो कहते हैं वोट डालने का फायदा क्या। तो इसका मतलब मुद्दे कौन उठाता है? विपक्ष। तो इसका मतलब राजीव कुमार विपक्ष को कह रहे हैं कि आपकी वजह से वोटर टर्नआउट कम होता है, आप जानबूझ के वोटरों को नहीं आने देते। ऐसा कौन चाहता है भाई? विपक्ष का ही तो वोट नहीं आता। जब उनको दिखता है कि सब जगह बीजेपी जीत रही है इसलिए उसका वोट नहीं आता, आप उन्हीं को ब्लेम कर रहे हो कि आपकी वजह से वोटर टर्नआउट कम हो रहा है। तो ये एक आज के उसमें जो है ना, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में जो तिनका दिखा, वो यही है कि आपने आंकड़े तो दे दिए, आपने बहुत सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश की, आपने कहा कि जो नए रूल बदले हैं उसमें कुछ भी हमने नहीं बदला है, पारदर्शिता हमारी स्ट्रेंथ है, सिर्फ हमने सीसीटीवी की फुटेज देने से मना किया है, वो सारी चीजें कही हैं। लेकिन जितने आरटीआई वहां पर लगी है, उन आरटीआई के जवाब में क्या जवाब दिया जाता है, उस पर कुछ नहीं बोला। वो जानते थे आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवाल काफी आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी तरफ से कवर अप करने की कोशिश की और बाद में 4-5 सवालों का जवाब देके निकल लिए, जिसमें से सबसे ज्यादा आखिरी में उन्होंने ये दिया कि वो मैं क्या करूंगा रिटायरमेंट के बाद, मैं हिमालय जाऊंगा, मैं समाज सेवा करूंगा, जो वो अलग चीज। वो सवाल उनको इम्पोर्टेंट लगा। वो सवाल इम्पोर्टेंट नहीं लगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या पॉसिबल है जिसकी सरकार कोशिश कर रही है, या फिर ये चीज पॉसिबल है कि वहीं पर वोटर टर्नआउट बीजेपी के फेवर में ज्यादा क्यों बढ़ता है जहां राज्यसभा सीटें ज्यादा है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका तो जरूर था और सयानापन कभी कभी खुद को भारी पड़ता है। इसका उदाहरण अभी जो है चुनाव आयोग था। आप लोग कमेंट करने लगे, मैं कमेंट करने, चलिए मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट से, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। मोरा जी थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, बहुत दिनों बाद, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी मोरा जी, आपको भी बहुत बढ़िया। पंकज जी, निहाल जी, सवाल है तो कोई बताइए।